नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। सोशल मीडिया यानी संचार का एक ऐसा माध्यम जिसका समाज के सभी तबके के लोग बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर अपने विचार, संदेश, ऑडियो और वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, बशर्ते किसी भी तरह की विवादित पोस्ट नहीं होनी चाहिए। लोगों को आपस में जोड़ने के लिए इजाद किया गया सोशल मीडिया आज के समय में लोगों को तोड़ने वाला बनता जा रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हाल ही के दिनों में हुई घटनाएं चीख चीख कर सोशल मीडिया की कारगुजारियां बयां कर रही हैं। चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, या फिर उसके बाद दिल्ली में हुए दंगे हों, या फिर कोरोना काल में कोरोना को लेकर लोगों के भीतर डर बैठाने वाली बातें हो, या फिर बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा हो, या हाल ही में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल की बात हो, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया, जो कि लोगों के बीच आपसी बैर और भेदभाव को खत्म करने का एक जरिया बन सकता था, वो फेक न्यूज के नाम पर आपसी लड़ाई का दंगल बनता जा रहा है। जिस तरह सोशल मीडिया ने पिछले 30 साल में प्रगति की है, आज के समय में विश्व की टॉप 10 कंपनियों में से ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। चाहे वो आप फेसबुक ले लें, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप की ही क्यों ना बात कर लें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने न सिर्फ दूरियां खत्म की बल्कि लोगों का कमाई का एक साधन भी पैदा किया। आज के समय में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। यानी साफ है कि एक और सोशल मीडिया ने समाज को तरक्की के रास्ते पर पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में फेक न्यूज के नाम के शब्द की भी शान पर बट्टा लगाने का इसने काम किया है। आज के समय में जो माहौल बना दिया गया है वो अत्यंत चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक कब लगेगी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि इस पर कानून कब बनेगा, कब फेक न्यूज फैलाने वाले सलाखों के पीछे होंगे, सोशल मीडिया की एक एक खबर और वीडियो की कब मॉनिटरिंग होगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पीयूष पंत जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया जिसे तरक्की का एक साधन कहा जाता था, लेकिन अब वो एक तबाही का भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश को विकास और दुनिया को तरक्की देने में सोशल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब आपसी बैर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पर मॉनिटरिंग कब होगी। आप सोशल मीडिया को मौजूदा स्थिति, वर्तमान हालात में किस तरह से देख रहे हैं? सोशल मीडिया को लेकर ऐसा नहीं है कि भारत में कानून नहीं है, इसको लेकर तमाम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका गलत इस्तेमाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर किसी यूजर पर कंटेंट हटाया जाता है तो उसे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हर 6 महीने में शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। सोशल मीडिया के नियम आपको बता रहे हैं। शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को भी हटाना होगा। अब आपको कुछ वीडियोस दिखा देते हैं जो इस दौरान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इससे पहले आपने देखी। और ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होती है। अगर किसी यूजर का कंटेंट हटाया जाता है तो उसे बताना भी होता है कि आखिर क्यों हटाया गया। हर 6 महीने में शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया, इसकी जानकारी भी देनी होगी। केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई भी करनी होगी। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना जरूरी होगा। और इसी के साथ ही खुराफात कहां से हुई है,
और भारत की संप्रभुता या कानून व्यवस्था पर चोट करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। यानी कि इसको लेकर नियम काफी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शरद महेश्वरी जुड़ गए हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत पीयूष जी आप ही के साथ में करूंगी मैं कि सोशल मीडिया को तरक्की का एक माध्यम कहा जाता था, लेकिन अब वो तबाही की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया को आप कहां पर पाते हैं? देखिए अमनदीप जी, आज तो बहुत खतरनाक स्थिति में खड़ा है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसका उपयोग उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है। दरअसल जब ये टेक्नोलॉजी इजाद की गई थी तो बहुत ही इसको ये समझा गया था कि बहुत फायदेमंद है, और फायदे पहुंचाए भी इसने, क्योंकि इसने दूरियों को कम किया और जो है सूचना को बहुत त्वरित गति से जो है एक जगह से पूरी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने में मदद करी। चाहे वो वित्तीय जानकारियां हो, चाहे वो जो है अखबारी जानकारियां हो, चाहे न्यूज वर्ड हो, और चाहे और दूसरी तरह की जो है पर्सनल जो है टॉक हो, उसको लेके जो है लोगों को जोड़ने का काम भी किया। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि लोगों को बांटने का काम भी कर रहे हैं। खासकर हम देख रहे हैं कि भारत में ये हो रहा है। हमने इसके पहले अमेरिका में भी अभी जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, वहां पे भी ये देखा हमने किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल और जो है कि आपका ट्विटर का इस्तेमाल किया गया, और लोगों को हेट स्पीचेस, हेट बढ़ाने के लिए वही दौर हम भारत में भी देख रहे हैं। तो राजनीति में इसका महा दुरुपयोग हो रहा है और खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। जो जानकारियां आधी अधूरी हैं, जो गलत हैं, उसको जो दे रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक पे, और उस तरह से जो है कि और या व्हाट्सएप के जरिए उसकी वजह से जो है कि क्योंकि इतनी त्वरित गति से ये फैल जाता है, लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है विद इन सेकेंड। तो ये जो है अगर गलत जानकारी मिलती है, गलत आप वीडियो लगा देते हैं आप जो है, तो वो उसका जो है उल्टा ही परिणाम होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। पूरे भारत में हम देख रहे हैं लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए धर्म के आधार पे जिस तरह से गलत जानकारियां दी जा रही हैं और जो कुछ दिखाया जा रहा है, उसमें गलत वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो है एकदम उबाल में आ जा रहे हैं और उनकी भावनाएं भड़क रही हैं, और हम इसका परिणाम देख रहे हैं। यही हम देखा साइबर क्राइम के रूप में, देख लीजिए आप, जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां जहां इसने फैसिलिटेट किया है, वहीं आर्थिक जो है अपराध बढ़े हैं। उसके अलावा देखिए आप दूसरे तरह के भी अपराध जो है बुरी तरह की तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ये तो बात सही है कि हमने इसका इजाद जो किया था अपने फायदे के लिए, लेकिन वही बात कहा गया है कि सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। अब ये निर्भर करता है कि इसका उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम इसको वही देखिए, जैसे विज्ञान के बारे में भी कहा जाता था, वही है कि वो अभिशाप है या वो वरदान है, वो हमारे यूज करने के ऊपर है। अगर हम सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो वरदान है, और अगर हम नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप है। और यही आज आप सोशल मीडिया भी अभिशाप साबित हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि गलत हाथों में चला गया है, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है बिना सोचे समझे। वाकई में पीयूष जी आपने बहुत सही कहा कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये ग्राफ बढ़ता क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शरद जी, अक्सर लोगों की मानसिकता होती है जब भी अपराध का ग्राफ बढ़ता है तो लोगों का कहना होता है कि एक कड़ा कानून इसको लेकर बना दिया जाए, जिसके बाद में अपराध पर काफी हद तक कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक कानून या नियम नहीं है। भारत सरकार द्वारा कई तरह के ऐसे नियम भी लागू किए गए हैं, सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि अभी जिक्र किया पीयूष जी ने कि किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ये व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। क्या कारण आप बड़े इसको देखते हैं कि जो इस तरह के मामले हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं?
और इसके डिसएडवांटेज अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है पहले हमारे देश की जनसंख्या। 135 करोड़ भारतवासी यहाँ पर रहते हैं और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है नेट पर और सोशल मीडिया पर कि आप देख नहीं सकते कि एक दिन भर लाखों हजारों पोस्ट निकलती हैं और उसमें से कौन सी पोस्ट सही है कौन सी पोस्ट गलत है, इसको सही ठहराने के लिए जब तक सोशल मीडिया कंपनी अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करेंगी तब तक ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उन टेक्नोलॉजीज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से डुप्लीकेट कंटेंट है या फिर 2-3 वीडियोस को मिक्स करके आप एक नया वीडियो क्रिएट कर देते हैं या फिर आप कोई भी फोटोग्राफ है उसको मॉर्फिंग करके इजीली भेज देते हैं आप। ये सिलसिला कई सालों से चलता रहा है। इसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने नियम तो बना दिया है, लेकिन उस नियम को बनाने के बाद में उस नियम को एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि नियम इस देश में नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उन नियमों पर कितना काम होता है ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जब तक नियमों पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तब तक ये जो समस्या है बढ़ती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा मिलता है और इसीलिए उन नियमों पर इतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो जब तक ये सोशल मीडिया कंपनीज और राजनीतिक पार्टियां अगर पूरी तरह से ये नहीं चाहेंगी कि इस तरह के दंगे हों और इस तरह का कंटेंट वायरल ना हो, तब तक ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप इंटरनेट पर जब कंटेंट डालते हो तो उस कंटेंट के डालने के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई फेक कंटेंट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो जी। लेकिन रिपोर्ट करने के लिए कितने लोग हैं, आप अगर देखिए आपके और मेरे जैसे लोग जो है, कितने लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं? हार्डली 1 या 2% लोग होंगे जो रिपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसी कंटेंट को सही मान के आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अगर आप देखो व्हाट्सएप पर क्या होता है, सुबह से शाम तक आपके पास 1000 मैसेज आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत डिफरेंट टाइप का मैसेज है, इसको फॉरवर्ड कर दो। आपने फॉरवर्ड किया, फिर वो मल्टीपल फॉरवर्ड होता वो पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये उसको चेक नहीं करता कि ये जो मैसेज आया ये गूगल पे हम इसको चेक कर लें कि ये जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं। क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले इसको गूगल पे इसके फैक्ट को चेक करता हूँ कि वो सही है या नहीं। तो एक ये जागरूकता आम जनता में जब तक नहीं आएगी तब तक ये दंगे इस तरह से और इस तरह के वायरल मैसेजेस जो होंगे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। बाकी में शरद जी देखिए, कोई एक इसका डिसएडवांटेज नहीं है सोशल मीडिया का। मौजूदा स्थिति में कई तरह के इसका मिसयूज किया जा रहा है, जैसे कि आजकल ब्लैकमेलिंग भी बढ़ गई है। कई सारे युवा सुसाइड तक करने को मजबूर हो गए हैं। कई बार हम देखते हैं कि ठगी के भी कई सारे मामले सामने आते हैं। हैकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कई तरीकों से इसका मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आप देखोगे इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाली जो जनसंख्या है बहुत अधिक है, लेकिन सही तरीके से इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाली जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी देशवासियों में तब तक आप ये जो ठगी के मामले हैं उसको रोक ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी दिन का आप न्यूज़पेपर उठा लेना और आप देख लेना कि उस दिन कम से कम 3 या 4 केसेस आपको ठगी के मिलेंगे। और वो ठगी, और जबकि इसके बारे में कई सारे यूट्यूबर्स और जगहों पर मैसेज और वीडियोस आते हैं कि आप इस तरह से ठगी मत, जो मैसेज है आपके पास आता है कि आप अपना लिंक पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद बैंकों से भी कई बार आग्रह किया जाता है कि आप इस तरह के मैसेज को जो भी आते हैं उसको रिपोर्ट करिए। आप कोई भी आप अपना जो पिन नंबर है वो शेयर मत कीजिए किसी के साथ जब तक वो बैंक से, क्योंकि बैंक कभी भी आपका पिन नंबर नहीं मांगता है जी। तो जब तक ये आम जनता जागरूक नहीं होगी, इसके लिए सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देश में इंटरनेट तो दे दिया है, हमने मोबाइल दे दिया है देशवासियों को, लेकिन उस इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए सही ज्ञान ये कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए या फिर कुछ सामाजिक संगठन इस दिशा में आगे आना चाहिए जो हर गांव में जाकर के लोगों को सारी इंटरनेट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि इंटरनेट का फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान अगर एक बार किसी के साथ होता है तो उसकी भरपाई जिंदगी भर तक नहीं कर पाएगा वो। मान लो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और मैंने किसी अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए पूरी जिंदगी, और कोई एक
सिंपल से क्लिक से मेरे 5 लाख मेरे अकाउंट से उड़ गए तो मेरा तो पूरा जीवन तबाह हो जाता है। ठीक। तो उसके लिए जब तक सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाएगी, जागरूकता अभियान नहीं चलेंगे देश में, व्यापक स्तर पर इस देश जो है इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि हम बता सकें कि आपके पास कोई इस तरह का लिंक आता है तो उस पर क्लिक मत करें, कोई मैसेज आता है तो उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। कई लोग फोन करते हैं कि सर हम उस बैंक से बोल रहे हैं या उस बैंक से बोल रहे हैं, या हम आर्मी में हैं, आपका हम सामान ले लेंगे, आपको हम जैसे OLX पे लोग बोलते हैं कि हमने ऐड डाल दिया और आपके पास सामान के लिए फोन आएगा कि सर हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप लालच में आ जाते हो। शरद जी, इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं। कई बार तो लोग जागरूक होने के बावजूद भी इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है। आजकल हर एक माध्यम से लोगों तक इस तरह की जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। चाहे फिर हम सोशल मीडिया की ही बात कर ले, वहां पर भी लोगों को सोशल मीडिया के को लेकर ही जागरूक किया जाता है। प्रिंट मीडिया की बात कर ले, तमाम ऐसे माध्यम है जिसको लेकर लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन कई बार लोग लालच में आकर भी इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं। तो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो इस पर भी लोगों को बिल्कुल ध्यान देना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास में पीयूष जी, पर उससे पहले मैं आपका रुख करूंगी कि यहाँ पर शरद जी ने अपनी टेक्निकल चीजों के जरिए बताया कि किस तरह से इस तरह की ठगी और इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर सोशल दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भले ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। किस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां सोशल मीडिया पर हम दिन रात देख रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हुए पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट, ये ना जाने किस तरह के पोस्ट होते हैं जो लोगों को आपसी जो भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की हम जो बात करते हैं, उसमें दूरियां पैदा करने लगे हैं। अब ऐसे में ये दूरियां कैसे खत्म हो, और साथ ही जागरूकता की बात जैसे कि कही शरद जी ने, उससे आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, और क्या ऐसा संभव है कि सरकार द्वारा अभियान चलाए और उसके बावजूद जागरूकता फैले? क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में तो सरकार पहले भी अभियान चला चुकी है, कई कोशिशें पहले भी की जा चुकी है, लेकिन वो कोशिशें उतनी सफल साबित होती हुई देखी नहीं जाती। देखिए बंदी जी, ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सोशल मीडिया जिनको प्रभावित करता है। अब देखिए, उसमें आप निजता का बहुत बड़ा मामला है, ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा मामला है। ये तमाम बातें लगातार बार बार उठी भी हैं। जिस तरह से कंपनियां जो है पूरी आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को कंट्रोल करती हैं, और यहाँ तक कि वो बेचती भी है, इसके बहुत सी उदाहरण सामने आए भी हैं जो है। और ये सवाल लगातार कंपनियों पे उठते रहे हैं। तो निजता, आप सबसे पहले तो आप अपनी निजता खो देते हैं। आप माने न माने, आपको तमाम इस तरह के जो सुविधाएं दी जाती हैं लोगों से जुड़ने की या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, उसके तहत जो है आपको अपना सारा डेटा देना पड़ता है। और आपको अब तो ऐसा कर दिया कि आप आधार से भी लिंक करवा दिया गया हर चीज। तो वो भी और देखेंगे, और वो और खतरनाक है कि आप न चाहते हुए भी आपको जबरदस्ती अब देना पड़ता है, क्योंकि आपको डिलीवरी नहीं होगी, कोई भी सिस्टम की डिलीवरी नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी आप इनसिक्योर है, असुरक्षित है। आप पूरी तरह से असुरक्षित होते चले जा रहे हैं। आपकी पूरी निजता, आपकी निजी जिंदगी जो है कि वो दूसरों को, वही देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बार बार बात करते हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जो कि खुद की बनाई हुई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भारत में तो ये मुद्दा कई बार गरमाया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के लोगों का डेटा चोरी करती हैं, उन्हें बेचती है। लेकिन हर क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो फिर इस क्षेत्र में क्यों हम अछूते हैं? क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि भारत में ही बनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम करें, ताकि इस तरह के जो तमाम फ्रॉड हो रहे हैं और जो इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है, कंपनियों पर भी अब देखिए सवाल खड़े होते हैं, उस पर भी लगाम लगाई जा सके। देखिए, इसके दो पहलू हैं। तो आपने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से हमारी सोच, सरकारों की सोच जो है, हालांकि राजीव गांधी आईटी इंडस्ट्री को लेके आए और उन्होंने जोर दिया था उस पर, तभी वो ये इसकी शुरुआत हुई और आज हम जहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार सरकारों ने उतना तवज्जो नहीं दिया इस पे कि किस तरह से आईटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए रिसर्च के फील्ड में, खास करके जो है जिस तरह से देखिए यहाँ के जो है जो आईटी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के जाते हैं विदेशी कंपनियों में जाके बाहर जो है कि बड़े जो है कि इजाद करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकालते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये काम बहुत स्लो चलता है, बहुत देर चलता है। आप देखिए, अभी हुआ है, लेकिन इधर तवज्जो दी गई है और इस सरकार ने भी थोड़ी तवज्जो दी है। क्या देखिए, आप अभी कू जो आ गया ट्विटर के स्थान पे, कू जो है
हैंडल जो आ गया है वो। हाँ, कई सारी एप्लीकेशन को, वाकई में पीयूष जी, कई सारी एप्लीकेशन को रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन जितना ट्रैफिक अभी विदेशी एप्लीकेशंस पर देखा जा रहा है उतना ट्रैफिक अभी नहीं स्वदेशी पर, क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। क्योंकि यूजर्स का ये भी कहना होता है काफी ज्यादा स्लो वर्क करती है, उतने ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तमाम ऐसे कारण है इसके भी। शरद जी, भारत सरकार को लेकर हम देखिए, जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, एक बात तो ये थी। दूसरा देखिए, दूसरी बात ये है कि उसके लिए तवज्जो नहीं दिया गया, और हम जो विकास की बात करते हैं हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इस वजह से हम टेक्नोलॉजी के साथ उतनी तेजी से बढ़ते नहीं जितने दुनिया कहीं और पहुंच जाती है। दूसरी बात है, देखिए इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप में हुआ है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग आर्थिक रूप में तो होता ही है, लेकिन वो जो है अपराधी किस्म के लोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम सीधे सीधे देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां जिनके आईटी सेल्स हैं, वो इसका फायदा अपनी पार्टी के प्रचार करने के बजाय जो है वो डैमेजिंग करने गए, हेट को बढ़ाने में, घृणा बढ़ाने में, दुष्प्रचार बढ़ाने में ज्यादा कर रहे हैं। और पीयूष जी, इलेक्शन के दौरान में हम देखते हैं किस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, कुछ छोटा सा चंक लेकर उसको वायरल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है शरद जी, भारत सरकार की हमने यहाँ पर बात की, जागरूकता की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उन एप्लीकेशंस के ऑनर और उसकी टीम की भी बन जाती है कि अगर इस तरह का कुछ भी कंटेंट उस पर शेयर होता है, पोस्ट होता है, तो वो भी इसको लेकर एक नियम कानून बनाए कि आखिर किस तरह का जो स्टोरी है या फिर फोटोज है या फिर वीडियोज है उसको लेकर भी तो एक नियम कानून बनना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तमाम प्लेटफॉर्म उठाकर देख लें, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी उस पर पोस्ट कर दिया जाता है, वायरल भी हो जाता है, ट्रेंड भी हो जाता है, उसको लेकर तमाम झगड़े भी बढ़ जाते हैं। तो इन सभी के लिए भी सरकार ही तो जिम्मेदार है, क्योंकि नियम और जो कानून आप बनाने की बात कर रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब तक सरकार इस दिशा में काम नहीं करेगी तो नियम और कानून कितने भी आप बना लीजिए, लेकिन अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, आपने छोटी छोटी जगहों पर उसको अगर ट्रैप जो भी हो रहे हैं उसको अगर आपने कैच नहीं किया और उस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, तो ये इसी दिशा में सारी वेबसाइट्स काम करती रहेंगी और आपके डेटा को बाहर भी बेचती रहेंगी। आप देखिए कि पिछले दिनों एक ऐप थी आरोग्य सेतु, जो कोरोना के दौरान बहुत ही पॉपुलर रही, लेकिन उसका भी डेटा सुनने में आया था कि चोरी हुआ और कई जगहों पर साझा किया गया। तो इसी तरह से आपने वैक्सीन का जो डेटा है, आपने वैक्सीनेशन के लिए ऐप बनाई है, वो उस वैक्सीन का डेटा को कहाँ पर शेयर किया गया, कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया, कोई भी आम जनता इस को नहीं जानती। आप तो हमारा जो डेटा गवर्नमेंट के पास है, आधार कार्ड का डाटा, वोटर कार्ड का डाटा, अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा जो कार्ड्स को हम जोड़ रहे हैं आपस में, ये कहीं ना कहीं हमारे निजता के अधिकार का हनन है, और जिसके कारण ये सारी कंपनियां उसका फायदा उठाती हैं। और ये जब तक फायदा उठाने के लिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज उनको हेल्प करेंगी तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक इस पर कोई भी सख्त कानून नहीं बनेगा और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद से ये नहीं चाहेंगी, तो क्योंकि वो खुद भी इस दिशा में काम करती है, जैसे आपने सुना है, तो पेगासस उसमें तो गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व रही है, ये ऑलरेडी सबको मालूम है। तो इस तरह की चीजें जब तक गवर्नमेंट अपने लेवल से नहीं चाहेगी तब तक आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर देखिए, अब जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है और थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार को कोशिश करनी चाहिए, और सरकार करेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप अगर खुद कोशिश करते हैं तो तमाम ऐसे अपराध और फ्रॉड से बच सकते हैं। तो हर इंसान को आगे आकर खुद से भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, और हर तरह की वीडियोस वायरल होने के बाद में जो आपसी भाईचारे का माहौल है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, और इसके कई सारे जो अपराध की श्रेणी को लेकर मामले हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। सवाल यही है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।